आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। आज हम देखेंगे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसी कारण हो सकता है इसके 2 पार्ट भी हो सकते। तो इस पूरे पार्ट के अंदर हम विभिन्न घटनाक्रम को क्या करेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे, है ना। जिसमें इसकी भूमिका, फिर इसके भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के क्या कारण थे, इसकी प्रमुख घटनाक्रम क्या थे और इसका प्रचार कैसे हुआ, कांग्रेस की विभिन्न बैठकें, और फिर इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, इस आंदोलन के दौरान कौन कौन सी समांतर सरकारों की स्थापना हुई थी, और बाकी जो राजनीतिक दल है उनकी इस आंदोलन के प्रति क्या प्रतिक्रिया रही थी, है ना। तो इस पूरे संपूर्ण घटनाक्रम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अब करते हैं इस वीडियो को प्रारंभ। तो भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक ऐसा जन आंदोलन था जिसने ब्रिटिश सरकार की क्या कर दी थी, नींव ही हिला करके रख दी थी, यानी इसकी जड़ें ही हिला करके रख दी थी। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को भी ये लगने लग गया था कि अब वो भारत में अधिक दिनों की मेहमान नहीं है, इन कम दिनों की ही अब वो मेहमान है, अधिक दिनों तक वो भारत में क्या कर पाएंगे, राज नहीं कर पाएगी। इस आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक क्या दी थी, नई दिशा दी थी। नई दिशा कैसे दी थी, अब इस आंदोलन के बाद जो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति है वो ही इसकी मुख्य मांग बन गई थी। यानी अब भारतीयों को केवल अंग्रेजों से बात करनी थी, सत्ता हस्तांतरण पर ही बात करनी थी। यानी अब भारतीय जो आम भारतीय थे उसकी जहन की एक प्रमुख मांग हो गई थी स्वतंत्रता प्राप्ति, तो वो यहाँ रह गई थी। अब देखो इसमें देखेंगे, यहाँ से इसमें प्रारंभ करेंगे कारण, आखिर इसके कारण क्या थे, किन कारणों के कारण अहिंसक आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो मार्च 1942 का जो क्रिप्स मिशन है उसकी असफलता ने भारतीय जनता को क्या कर दिया था, निराश कर दिया था। अब क्या था कि जिस ढंग से क्रिप्स मिशन की वार्ता भंग हुई उसको इंग्लैंड बुलाया गया, और इसके संदर्भ के अंदर जो ब्रिटेन की संसद है उसके अंदर भी जो बहस हुई थी उससे भी ये सिद्ध कर दिया कि ये संपूर्ण जो क्रियाकलाप किया गया वो राजनीतिक धूर्तता मात्र था। यानी विश्व जनमत उसके आंखों के अंदर धूल झोंकना था, और जो इसकी जो सारी असफलता है उसका क्या करना था, उसको भारतीय जनता पर, यानी जिसमें हम कहते हैं कि सारा दोष भारतीयों पर ही लादना था, बाकी इसमें कुछ करना नहीं था। तो इस कारण सारा देश क्या हो गया था, इस क्रिप्स मिशन के कारण निराशा के अंदर, व्यग्रता के अंदर डूब गया था। तो ये इससे भारतीयों के अंदर बड़ा ही असंतोष व्याप्त हुआ था, क्योंकि जो क्रिप्स मिशन है वो किसी प्रकार के जो संवैधानिक गतिरोध है उसको हल करने में असफल रहा था। और अब भारतीय ये चाहने लगे कि अगर वो ज़्यादा समय तक चुप बैठेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि उनका भविष्य ब्रिटेन हाथों में सौंपने के समान ही होगा। इस कारण भारतीयों ने अब क्या किया, विरोध किया। यानी वो चाहते थे कि अब अंग्रेजों को कोई भी मौका नहीं दिया जाए, यानी अंग्रेजों को भारतीयों से विचार विमर्श किए बिना उनके भविष्य के निर्धारण का जो अधिकार मिल जाएगा वो अधिकार कभी उन्हें नहीं प्राप्त हो। इसी कारण भारतीय क्या चाहते थे, अब एक कोई जन आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। दूसरा इसमें कारण था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो कीमतों में वृद्धि हुई थी और आवश्यक वस्तुओं की कमी हुई थी, इसके कारण भी भारतीय जनता के अंदर क्या हो गया, असंतोष बढ़ने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध में सारे संसाधन युद्ध के अंदर ठोक दिया गया, तो इसी कारण मूल्यों में बेहद सा वृद्धि हो गई। चावल है, नमक है आदि जो आवश्यक वस्तुएं थी उनके अभाव के कारण जनता का सरकार के विरुद्ध क्या था, तीव्र असंतोष व्याप्त हो गया था। इधर जो जापान के आक्रमण के डर के मारे में सरकार ने बंगाल और उड़ीसा की जो नावें उनको क्या कर दिया, जब्त कर लिया। तो इस कारण भी स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और दूसरी जो दमनकारी और भेदभावपूर्ण भू नीति का जो सारा असम, बंगाल और उड़ीसा में लिया गया था, इससे भी भारतीय बड़े ही क्या थे, रुष्ट थे। तो ये आर्थिक जो संकट था, इस संकट के कारण भी भारतीयों के असंतोष फैला, और इसी असंतोष ने भी क्या किया, इस आंदोलन को खड़ा करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। अगला कारण क्या है, ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में मलाया, सिंगापुर और बर्मा से क्या हो रहा था, पीछे हट रहा था, क्योंकि इन क्षेत्रों पर किसने कर दिया था, जापान ने
अधिकार कर लिया। यानी दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर ब्रिटेन की हार हुई। इससे ये लगा, भारतीयों को लगा कि शक्तिशाली ब्रिटेन का जो पतन हो गया है, इससे भारतीयों के अंदर असंतोष बढ़ा और साथ में उसमें भी इच्छा शक्ति जगी कि अंग्रेजों को भारत से क्या हो गया, बाहर भगाया जा सकता था। यानी ब्रिटिश शासन के स्थायित्व में अब लोगों की कोई आस्था नहीं रही। इसका प्रमाण भी मिला कि लोग क्या करने लगे, डाकघरों और बैंकों से अपना रुपया क्या लगाने लगे, वापस लगाने लगे। इसके अलावा जो मलाया और जो ब्रह्मा है, यहाँ से जो ब्रिटिश सरकार ने इसको खाली करने के लिए जो तौर तरीके अपने, उससे भी भारतीयों में क्या हुआ, असंतोष हुआ। असंतोष कैसे हुआ, क्योंकि सरकार ने यहाँ क्या किया गया, यूरोपीय की बस्तियां तो खाली करवा दी, लेकिन स्थानीय जो निवासी उनको भाग्य के भरोसे छोड़ दिए। यानी जापानी आक्रमण वो मारे जाए या बचे, वो उनके भाग्य पर है। इसके अलावा यहाँ अंग्रेजों ने दो तरीके की सड़कें बनाई। यानी एक तो सड़क थी काली सड़क, जो किसके लिए थी, भारतीय शरणार्थियों के लिए थी, और दूसरी थी सफ़ेद सड़क, जो किसके लिए थी, यूरोपीय शरणार्थियों के लिए। तो इन सारी हरकतों से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा और उनकी जो सर्वश्रेष्ठता है उसकी मनोवृत्ति को लोगों के सामने भी उजागर कर दिया था। ये बातें थी जिनके कारण भारतीय क्या थे, बड़े ही इनके प्रति आक्रोशित हो गए थे। ऐसे समय में महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन के अंदर, आपको कमेंट करके बताना है कि जो हमने पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन था, उनको बारे में गांधी जी ने कौन से पत्र में अपनी जो मांगे, उन मांगे एवं शर्तों को स्पष्ट किया था, तो उनके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। तो इसमें हरिजन नामक समाचार पत्र में गांधी जी ने लिखा कि अंग्रेजों से क्या कहा, अंग्रेजों से भारत छोड़ने की बात करते हुए लिखा कि भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति जापानियों के आक्रमण करने का क्या है, निमंत्रण है। यानी क्या था, अब जापान का खतरा बढ़ रहा था, जो ऊपर जैसे मलाया, सिंगापुर, बर्मा तक अधिकार कर लिया और ब्रिटेन यहाँ से धीरे धीरे क्या करती थी, पीछे हट रही थी, यानी इनको क्या कर रही थी, खाली कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी ने कहा था कि अगर इंग्लैंड यहाँ से नहीं हटा तो जापान आक्रमण कर देगा, और निराशा के कारण जो भारतीय जनता वो जापानी आक्रमण का क्या करेगी, प्रतिरोध नहीं करेगी। ऐसा भी डर इन नेताओं के अंदर था। इसी कारण इन नेताओं को लगा कि इस समय में राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ करना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। तब गांधी जी ने अब आगे क्या कहा, गांधी जी ने अंग्रेजों से भारत को ईश्वर के हाथों में अथवा अराजकता में छोड़ने की बात कह दी कि जैसा भी हो आप क्या करो, भारत से बाहर चले जाओ, नहीं तो जापान क्या कर देगा, भारत पर आक्रमण कर देगा। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अहिंसक आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। अब ये अहिंसक आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया तो यहाँ स्थिति वैसी नहीं थी, क्योंकि सभी इसके क्या होंगे, समर्थन में होंगे, है ना। तब क्या होगा, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने क्या किया था, इसका विरोध किया था। यानी कौन कौन थे वो लोग जिन्होंने विरोध किया, अब्दुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में, यानी अब्दुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे। उन्हें जो गांधी जी की योजना क्या लग रही थी, अव्यवहारिक लग रही थी। यानी यहाँ हो क्या रहा था, जो आगे हम देखेंगे, वर्धा कांग्रेस की जो बैठक हो रही थी, जिसकी अध्यक्षता भी कौन कर रहे थे, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसी के अंदर ये प्रस्ताव पारित किया गया था। हालांकि कांग्रेस के अंदर जो ये दोनों गुट थे, जो क्या चाहते थे, जो इस तरीके का आंदोलन खड़ा करना नहीं चाहते थे। इसके अलावा एक व्यक्ति और थे, राजगोपालाचारी, जिन्होंने क्या किया था, जो मद्रास के अंदर क्या करते थे, अपने कांग्रेस की सरकार का गठन करना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर इन लोगों ने जब महात्मा गांधी जी के प्रस्ताव का विरोध किया, तब गांधी जी ने कहा था, अपने विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा था कि यदि संघर्ष का मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता, तब क्या होगा, मैं भारत की बालू से एक ऐसा आंदोलन पैदा कर दूंगा जो खुद क्या होगा, कांग्रेस से भी बड़ा होगा। तो कांग्रेस जो कार्य समिति है उसकी वर्धा के अंदर 14 जुलाई 1942 को अपनी अहम बैठक के अंदर महात्मा गांधी के अहिंसक संघर्ष का जो कार्यक्रम है उसको स्वीकृति प्रदान कर दी। यानी अब क्या हुआ, अब जवाहरलाल नेहरू ने जो पहले क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि हम दुधारी तलवार पर हैं, है ना, उस पर चलने जा रहे हैं, जिसकी चोट हमारे ऊपर भी पड़ सकती है और इससे क्या हो सकता है, हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इसी के बाद में हालांकि गांधी जी इसके क्या हो गए, बाद में समर्थक बन गए थे। अगस्त में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में इस प्रस्ताव का क्या होना था, अनुमोदन, जो कहाँ पर होनी थी, अपने ये बम्बई के अंदर होनी थी। तो जो अगस्त 1942 के अंदर जो बम्बई के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में क्या किया गया था, इस प्रस्ताव को
प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? जो 7 अगस्त को यहाँ की कांग्रेस कमेटी की क्या हुई थी? बैठक हुई थी, और इस बैठक के अंदर इस प्रस्ताव को क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया। और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का ये प्रस्ताव पारित हो गया था, जिसमें अंदर क्या था कि भारत से ब्रिटिश शासन को क्या किया जाए? तो तुरंत समाप्त किया जाए, और साथ में ये घोषणा की कि स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फांसीवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों से संवय रक्षा करेगा और अपनी अखंडता को क्या करेगा? बनाए रखा जाएगा, और अंग्रेजों की वापसी के पश्चात कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा, और साथ में जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किया जाएगा? समर्थन किया जाएगा, और इसमें गांधी जी को संघर्ष का क्या बना दिया गया? नेता घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया? प्रस्ताव पारित हो गया था। तब 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक के ऐतिहासिक सभा में महात्मा गांधी जी ने कहा लोगों के सामने, तब महात्मा गांधी जी ने यहाँ बहुत ही अच्छा सा यहाँ भाषण दिया था, और उस भाषण से ही लोगों के अंदर क्या हो गया था? नया जोश पैदा हो गया था। उन्होंने कहा, लोगों से क्या कहा? मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ। कितना सा मंत्र दे रहा हूँ? छोटा सा मंत्र, कोई बड़ा मंत्र नहीं है मेरे पास। मैं आपको एक छोटा सा, यानी गांधी जी ने कहा था एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, और मैं वो आपको दे रहा हूँ। वो मंत्र क्या था? है ना, वो आगे देखो। आप इस मंत्र को अपने दिलों के अंदर क्या करें? संजो कर रखें। यानी क्या करें? आपको इस मंत्र को अपनी हर सांस के द्वारा व्यक्त करें और अपने हृदय के अंदर क्या करें? अंकित रखें, और आप इस हर एक सांस में इसका जाप करें। और वो मंत्र है कौन? करो या मरो। हम या तो भारत को स्वतंत्र करवाएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता का स्थायित्व देखने के लिए अब जिंदा नहीं रखेंगे। यानी पहली बार गांधी जी ने इस तरीके की घोषणा की थी। यानी अब हम क्या करेंगे? विदेशी शासन को स्वीकार नहीं करेंगे। अब हम अंग्रेजों को क्या करेंगे? भारत से बाहर निकाल करके ही दम लेंगे। तो इस घोषणा का क्या होगा? लोगों पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव हुआ, और लोगों के अंदर जो बीच का समय आया तो लोगों के अंदर अब असंतोष तो पहले से था, अब नई चेतना और उमंग लोगों के अंदर गांधी जी की इस अभिव्यक्ति ने जगा दी थी। इससे पहले कि कांग्रेस आंदोलन चला थी, है ना, 9 अगस्त। अब देखो आगे क्या होता है। गांधी जी कांग्रेस जो क्या चाहते थे, गांधी जी वायसराय से मिलकर के कांग्रेस के प्रस्ताव को क्या करवाना चाहते थे? स्वीकार करवाना चाहते थे। उनका मानना था कि इसमें 2 से 3 सप्ताह लग जाएंगे। हालांकि गांधी जी ने ऐसा घोषणा कर दी, लेकिन वो क्या चाहते थे? वो कि वायसराय जी से मिलेंगे और मिलकर के क्या करेंगे? उनसे स्वीकार करवाने का प्रयास करेंगे। अगर वो स्वीकार नहीं करेंगे तब क्या करेंगे? वो फिर आंदोलन को क्या करेंगे? प्रारंभ करेंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार की नीति इससे अलग ही थी। यानी ब्रिटिश सरकार इसके लिए क्या करना चाहती थी? कांग्रेस को कोई अवसर नहीं देना चाहती थी, और न ही वो कांग्रेस के साथ किसी समझौते के पक्ष में थी। तो इसी कारण उसने क्या किया? आंदोलन की औपचारिक शुरुआत का उसने इंतजार नहीं किया, और उससे कांग्रेस आंदोलन शुरू करती उससे पहले ही ब्रिटिश सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन 0 आवर्स, है ना। ऑपरेशन था 0 आवर्स। ऑपरेशन 0 आवर्स के तहत, यानी 9 अगस्त 1942 को, है ना, प्रातः सुबह ही ऑपरेशन 0 आवर्स के तहत गांधी जी और दूसरे कांग्रेसी नेताओं को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। यानी कांग्रेसी और अन्य जो भी कांग्रेस के बड़े टॉप लीडर्स हैं उन्हें क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया, जिसमें सरोजिनी नायडू वगैरह, पट्टाभी सीतारामैया, गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू आदि जैसे सभी नेताओं को कांग्रेस ने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया, और कांग्रेस को एक बार पुनः गैर कानूनी जो क्या कर दिया? पार्टी घोषित कर दिया था। तो इस तरीके से क्या कर लिया? तो इस तरीके से जो शीर्ष जो नेतृत्व था उसकी गिरफ्तारी से जो आंदोलन है उसकी भागदौड़ युवा उग्रवादी जो लोग थे, उग्रवादी तत्वों के, उनके हाथ में आ गई थी। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? गांधी जी, सरोजिनी नायडू और उनके साथ में कस्तूरबा गांधी थी, इनको तो पूना के जो आगा खां पैलेस के अंदर रखा गया, और कांग्रेस के अन्य नेताओं को अहमदनगर दुर्ग के अंदर क्या कर दिया गया? नजरबंद कर दिया गया, जिसमें गोविंद वल्लभ पंत थे, पट्टाभी सीतारामैया, जे.बी. कृपलानी आदि लोग थे, उनको वहां पर गिरफ्तार कर लिया। अब देखो, राजेंद्र प्रसाद बंबई नहीं आए थे, वो कहाँ पर थे? पटना के अंदर थे। तो वहीं उनको गिरफ्तार करके जो पटना की बांकीपुर जेल उसके अंदर उनको बंद कर दिया गया, यानी इसलिए उन्हें पटना के अंदर गिरफ्तार करके वहाँ नज़रबंद कर दिया गया था।
अब इस आंदोलन की कोई निश्चित योजना तैयार नहीं की गई थी। हालांकि इसके जो निर्देश थे, गांधी जी ने वो निर्देश तो हालांकि 8 अगस्त को ही दे दिया था, फिर भी इन नेताओं की तुरंत ही गिरफ्तारी के कारण क्या होता, अब कोई निश्चित तरीके से योजना नहीं बना पाई। यानी कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से अब जनता क्या हो गई थी, नेतृत्व विहीन हो गई थी। इसी कारण आंदोलन की जो बागडोर है वो युवा उग्रवादी जो तत्व थे उनके हाथ के अंदर आ गई थी। अब देखो इधर होता क्या है, इधर जब राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है तो लोगों के अंदर जन आक्रोश फैल जाता है। लोगों के अंदर क्या हो जाता है, बड़ी इसमें अचानक से लोगों के अंदर आक्रोश हो जाता है और उसमें आक्रामक तूफान उभर आता है और इसी कारण जनता क्या करती है, अपना नियंत्रण खो देती है। देश के कई जैसे बम्बई, अहमदाबाद, पूना, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, पटना आदि प्रमुख जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें क्या किया गया, बड़े बड़े जुलूस निकाले गए, है ना। लोगों ने बड़े बड़े जुलूस निकाले गए। स्कूल, कॉलेज और कारखानों में क्या की गई, हड़ताल। स्थान स्थान पर स्वतः स्फूर्त, यही इस आंदोलन की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि जगह जगह स्वतः स्फूर्त क्या हो गए, आंदोलन होने लगे थे। सरकारी प्रेस पर भी लोगों ने हमला बोला, है ना। तो इस तरीके से क्या किया, काफ़ी सारी कार्य इस समय में किए गए और ब्रिटिश दमन चक्र से आक्रोशित जनता हिंसात्मक कार्रवाइयों में लिप्त हो गई। क्योंकि गांधी जी और उसके टॉप लीडर्स को जब सरकार ने गिरफ्तार कर लिया तब फिर क्या था, कोई इनका क्रांतिकारियों का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं रह गया था। तब लोग क्या हुए, अपने हिसाब से इस आंदोलन को समझा और उस हिसाब से इस आंदोलन को चलाया। इसी कारण यहाँ इस समय हिंसात्मक गतिविधियां भी फैल गई थी। भीड़ ने ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक पुलिस थाने, डाकघर, न्यायालय, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर क्या किया, आक्रमण किया और उनको क्या किया गया, उड़ा दिया गया, यानी उनको नष्ट कर दिया गया। लोगों को जहां भी जैसा भी गोला बारूद जो भी मिला इकट्ठा करने का प्रयास किया और इन सबको क्या किया, नष्ट करने का प्रयास किया गया। और सार्वजनिक भवनों पर क्या किया गया, अब तिरंगा फहराने, रेल की पटरियां उखाड़ने लगे, पुल उड़ा देने और टेलीफोन तार की लाइनें काट देने का सिलसिला चलने लगा। यानी जो भी ब्रिटिश सरकार के जो भी स्ले किए गए, क्योंकि लोगों के अंदर बड़ा ही आक्रोश था। इसी आक्रोश की अभिव्यक्ति लोगों ने विभिन्न माध्यम से की थी, है ना। तो यानी यहाँ पर जैसे जो भी लोगों ने ये किया, जो भी ब्रिटिश सरकार का समर्थक जो भी लोग थे उन लोगों को मारने का निश्चय कर लिया। जो भी सामने आया, चाहे वो सरकारी अधिकारी थे या पुलिस अधिकारी थे या मुखबिर थे, उन पर हमले किए गए और उन्हें मारने का प्रयास किया गया। तो ये सारे के सारे कार्य इस समय के अंदर किए गए थे। अब देखते हैं इस आंदोलन की जो पृष्ठभूमि, यानी जब कांग्रेस के प्रमुख टॉप लीडर्स तो को क्या क्या किए, गिरफ्तार कर लिए गए, तो फिर क्या हुआ, इस आंदोलन को आखिर नेतृत्व किया किसने या किया ही नहीं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो इस आंदोलन को जो नेतृत्व करने वाली प्रमुख शक्तियाँ यानी जो भूमिगत जो गतिविधियाँ हैं उनके बारे के अंदर हम देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर तो हमने देख लिया कि सरकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी और जो इन पर क्या किए गए, यानी सरकारी, जैसे हमने ऊपर देखा, आंदोलनकारियों का उद्देश्य यही था। क्या उद्देश्य था, सरकारी भवनों, संचार, उनके यातायात के माध्यम और अन्य जो भी सरकारी प्रतिष्ठान उन पर हमले किए, इसी कारण उन्हें नष्ट करने के लिए। और जो व्यक्ति सरकार का समर्थक था, चाहे वो सरकारी अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी थे या फिर जो सरकार के लिए जासूसी करते थे, यानी कौन थे, मुखबिर थे जो सरकार के जासूस, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए, यही इनका मुख्य। इसलिए बड़ी मात्रा में इन्होंने क्या किया था, गोला बारूद इकट्ठा किया था। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो भूमिगत गतिविधियां क्या थी उनके बारे में देखेंगे। तो देखो भूमिगत जो गतिविधियों का संचालन, एक तो समाजवादी जो लोग थे, इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य थे, इसके अलावा गांधी आश्रम के जो अनुयायी थे और भी जो क्रांतिकारी आतंकवादी लोग जिससे कह सकते हैं, या क्रांतिकारी युवा थे या क्रांतिकारी तत्व थे, उनके हाथों में उन्होंने चलाया था। तो इसका जो केंद्र कौन था, बम्बई, पूना, सतारा, बड़ौदा और गुजरात के अन्य भाग, कर्नाटक, केरल, आंध्र, संयुक्त प्रांत, बिहार और दिल्ली आदि में ये गतिविधियों के इनके मुख्य केंद्र थे। तो क्रांतिकारी को जो विशेष नेतृत्व दिया था वो दिया था समाजवादी लोगों ने। इसमें कौन थे, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्रीमती अरुणा आसफ अली, इन्होंने भूमिगत होकर के इस आंदोलन में क्या किया था, अपना योगदान दिया था। इसमें जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल के अंदर रखा गया था, यानी जयप्रकाश नारायण उनको हजारीबाग सेंट्रल जेल के अंदर गिरफ्तार करके वहां पर रखा गया था। लेकिन कुछ दिनों पश्चात जयप्रकाश नारायण यहाँ से क्या हो गई, सेंट्रल जेल है वहाँ से उसकी जेल की जो दीवार है उसको फांद करके क्या हो गए, भागने में सफल हो गए थे। कब हुए थे, 9 नवंबर को। 9 नवंबर 1942 को 5 और लोगों के साथ इस सेंट्रल जेल से
भाग निकले थे। तब उन्होंने यह जेल से जाने के बाद भूमिगत होकर के उन्होंने किसने जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद रास्ता बना करके जो जन क्रांति है उसके कार्यक्रम को संपन्न करने का यहाँ पर प्रयास किया था। तो अब देखो बाकी लोगों ने इसमें क्या सहयोग दिया। तो बाकी जो अन्य जनता थी उन्होंने भूमिगत लोगों को, नेताओं को छुपने के लिए जगह दी, जिसमें हम देखो कुछ लोगों की, यानी इसमें सबका, जैसे उद्योगपति धनवान लोग थे तो उन्होंने भी सहयोग दिया था, है ना। युवक लोग थे तो युवकों ने भी क्या किया था, स्कूल कॉलेजों के छात्र इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, उद्योगपतियों ने, महिलाओं ने, है ना, सब ने इसमें क्या की थी, अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह किया। जिसमें जैसे उद्योगपति थे तो उनका क्या, देखो उद्योगपतियों ने भी क्या किया, बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें काम किया था। वो काम क्या किया था, उन्होंने जो भी तन मन धन से जैसा भी उनसे हुआ वैसा उन्होंने क्या किया था, इस आंदोलन के समय उन्होंने सहयोग दिया था। जिसमें एक व्यक्ति थे सुमित मोरारजी, उन्होंने अच्युत पटवर्धन को प्रतिदिन एक नई कार की व्यवस्था की और उन्हें गिरफ्तार होने से क्या किया था, बचाया, ताकि वो क्या करे, भूमिगत रह करके इस आंदोलन का क्या कर सके, नेतृत्व कर सके। तो इस तरीके से सभी लोगों ने अपने हिसाब से जैसा भी उनको हुआ वैसे उन्होंने क्या की थी, मदद करने का प्रयास किया था। राम मनोहर लोहिया क्या कांग्रेस रेडियो पर लगातार बोलते रहे, जबकि अरुणा आसफअली बंबई के अंदर सकी, उन्होंने ग्वालियर टैंक में क्या किया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्वालियर टैंक के अंदर अरुणा आसफअली ने क्या किया था, तिरंगा झंडा भी फहरा था। इसके अलावा उषा मेहता भी थी जिन्होंने बम्बई के अंदर भूमिगत जो रेडियो स्टेशन उसकी स्थापना की। और इस तरीके से भूमिगत गतिविधियों में जो संलग्न लोग थे उनको जनता ने, यानी जन सामान्य ने व्यापक सहयोग दिया था। उनके लिए गोला बारूद हथियार आदि भी उन्होंने एकत्रित किया था। अब देखते हैं समांतर सरकारों की स्थापना। तो देखो आंदोलनकारियों ने विभिन्न स्थानों पर क्या कर ली थी, समांतर सरकारें भी क्या कर ली थी, स्थापित कर ली थी। ऐसी पहली जो समांतर सरकार है जो बलिया के अंदर स्थापित किसने की थी, चित्तू पांडे ने, महत्वपूर्ण, अगस्त 1942 के अंदर, अगस्त 1942 के अंदर बलिया के अंदर चित्तू पांडे के जो नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। अब देखो इस सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। क्या कार्य किया था, इसने कलेक्टर यानी जो जिलाधिकारी होते थे उनके जो सारे अधिकार छीनते हुए सभी गिरफ्तार नेताओं को क्या कर दिया था, रिहा यानी छोड़ दिया था। यानी जो इसके स्थानीय जिलाधिकारी होते थे उनके शासन के सभी अधिकार इन्होंने छीन लिया और जेल में बंद सभी कांग्रेसी नेता उनको क्या कर दिया, इन्होंने छोड़ दिया था। अब दूसरी सरकार देखेंगे तो बंगाल के मिदनापुर के अंदर जो तामलुक होता है, तामलुक इलाके के अंदर, वहाँ पर 17 दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 है तक यहाँ की जातीय सरकार के रूप में एक राष्ट्रीय सरकार आई थी। यानी यहाँ की जो जातीय सरकार है उसने किसके रूप में काम किया था, एक राष्ट्रीय सरकार के रूप में इसने यहाँ पर अपने कार्यों को संपादित किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण। अब इस सरकार ने महत्वपूर्ण काम क्या किए थे, इस सरकार ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए थे। जातीय सरकार ने वो क्या किए थे, इस जातीय सरकार ने आपसी समझौता करने के लिए क्या बनाई, अदालतें बनाई। अदालतों का क्या किया गया, इसने गठन किया गया। स्कूलों को इसने क्या दिया, अनुदान यानी ग्रांट दिया, स्कूलों को सहायता दी। और कई राहत के कार्यों के अंदर इसने क्या किया था, जैसे इसने जो उस समय के कार्यक्रम, जैसे उस समय के तूफान पीड़ित लोग थे उनकी सहायता के लिए इसने कार्यक्रम प्रारंभ किए। इसके अलावा जो धनी लोगों का अतिरिक्त धन था उसे इसने क्या किया था, गरीबों के अंदर बांटा था। और इसके अलावा इसने एक सशस्त्र जो विद्युत वाहिनी उसका भी गठन किया गया था। अब देखेंगे तीसरी सरकार जो सतारा के अंदर थी, महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार जो सबसे दीर्घजीवी यानी सबसे लंबे समय तक ये सरकार चली थी। ये सरकार किसके नेतृत्व में, नाना पाटिल, जो नाना पाटिल इनके क्या थे, प्रमुख नेता। यानी यहाँ दो व्यक्ति थे, एक तो नाना पाटिल, एक वाई.वी. चौहान। इन दोनों व्यक्तियों ने इस सरकार को क्या किया था, नेतृत्व, यानी ये इनके प्रमुख नेता थे। और यहाँ की जो सरकार है 1945 तक चलती रही। यानी कब से, 1943 से लगाकर 1945 तक यहाँ की ये जो समांतर सरकार है वो इस क्षेत्र में चलती रही थी। यानी यहाँ की जो समांतर सरकार है वो प्रति सरकार यानी एंटी इस सरकार के नाम से जानी गई थी। सरकार के विरुद्ध स्थापित प्रतिक्रियावादी सरकार की यहाँ पर क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अब यहाँ की सरकार के कार्य, इसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था। यहाँ जैसे ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना की थी। इसके अलावा न्यायावधान यानी जो न्यायालयों की इसने क्या की थी, स्थापना की थी। और शराबबंदी अभियान चलाया था। और गांधी विवाहों का आयोजन इस सरकार के द्वारा यहाँ पर किया गया था। इस तरीके से इस जो विभिन्न प्रकार की समांतर सरकारें हैं उन सरकारों ने यहाँ पर क्या किया था, महत्वपूर्ण कार्य किया था। इधर देखो ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, निरंतर भारत छोड़ो आंदोलन का दमन कर रही थी।
और इसी दरमियान महात्मा गांधी जी ने क्या कर दिया था, 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने जेल के अंदर उपवास प्रारंभ कर दिया। कितने दिन का उपवास था, 21 दिन का। किस लिए किया गया था गांधी जी के द्वारा उपवास, जो सरकारी दमन चक्र चल रहा था उसके विरोध के अंदर 10 फरवरी 1943 से गांधी जी ने 21 दिन का क्या कर दिया था, उपवास प्रारंभ कर दिया था। अब देखो इधर सरकार क्या कर रही, अंग्रेज सरकार गांधी जी पर दबाव डाल रही थी कि वे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई हिंसात्मक गतिविधियों की क्या करे, भर्त्सना करे। यानी इसके अंदर आंदोलन के दौरान जो हिंसा हो रही थी उसकी निंदा करें। लेकिन गांधी जी का इससे अलग ही विचार था। गांधी जी ने ऐसा करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया था। क्यों कर दिया था इनकार, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि आंदोलन के हिंसक रूप के लिए ब्रिटेन सरकार जिम्मेदार थी। कौन थी, जो ब्रिटेन सरकार है जिसने क्या किया था, उसकी जो नीति है, जो उसकी दमनकारी नीति है, वही इसके लिए क्या थी, जिम्मेदार थी। यानी हिंसक रूप के लिए ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार थी। यानी ब्रिटिश सरकार का जो दमन चक्र था वही इसके लिए क्या था, जिम्मेदार था। यानी इस हिंसा के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, नहीं इसके लिए उत्तरदायी है आंदोलनकारी। इसके लिए उत्तरदायी कौन है, जो सरकार की दमनकारी नीतियां हैं वही इस हिंसा के लिए उत्तरदायी। इस कारण वो किसी भी प्रकार की इसकी क्या करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। इधर गांधी जी की रिहाई की मांग क्या होने लगी, उठने लगी। लोग अलग अलग लोगों की अलग अलग तरफ से इसकी गांधी जी की जो रिहाई की बात की जाने लगी। क्योंकि गांधी जी की जो उपवास की खबर है जब देशवासियों को मालूम हुई तो देशवासी आक्रोश से भर उठे थे और जगह जगह प्रदर्शन, हड़तालें और जुलूसों का आयोजन किया गया। यहाँ तक कि विदेशों में भी गांधी जी के उपवास की जो खबर है उस पर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हुई और वहाँ भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया, गांधी जी को छोड़ने की क्या की थी, मांग की थी। लेकिन इधर जो ब्रिटिश सरकार थी वो तो यहाँ पर गांधी जी को मारने पर तुली हुई थी। इसी कारण वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 3 सदस्य कौन कौन से, M.H. एनी, N.R. सरकार और H.P. मोदी, इन तीनों ने ही क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो अब देखो एक तरफ तो भारतीय जनता के विभिन्न वर्ग गांधी जी की जो रिहाई की मांग कर रहे थे, दूसरी तरफ की ओर ब्रिटिश सरकार गांधी जी के क्या कर रही थी, अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रही थी। क्योंकि ब्रिटिश सरकार तो चाहती ये थी कि ये कांटा है जो हमारे बीच में, ये कांटा ही निकल जाए। इसी कारण वो चाहती थी कि गांधी जी के साथ में किसी भी प्रकार का क्या किया जाए, समझौता नहीं किया जाए और गांधी जी को वो हमेशा के लिए समाप्त करना चाहती थी। इसकी बेपरवाही ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उसकी घोषणा से भी हमें पता मिलती है। उन्होंने कहा था कि हम दुनिया में, जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे तो ऐसे वक्त में हम एक कम वक्त बुढ़े के आगे कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा से हमारा क्या रहा है, दुश्मन रहा है। यानी ब्रिटिश सरकार अब गांधी जी को मारने पर तुली हुई थी। यानी गांधी जी, परंतु गांधी जी हमेशा की तरह उन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिश सरकार को चकमा दे दिया। यानी ब्रिटिश सरकार को चकमा देते हुए गांधी जी ने 7 मार्च 1943 को जो अपना अनशन है उस अनशन को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। इस तरीके से ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। बाद में ब्रिटिश सरकार को गांधी जी को उनकी बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को उन्हें क्या करना पड़ा, रिहा करना पड़ा। यानी इस दिन उन्हें रिहा कर दिया। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह हो चुकी थी, जब गांधी जी जेल से रिहा होकर के बाहर आए तब तक उनकी पत्नी कस्तूरबा, उनके निजी सचिव महादेव देसाई जी की क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। अब देखते हैं अगला पार्ट इसमें। तो कांग्रेस के नेताओं ने आंदोलन के समय हुई हिंसात्मक जो गतिविधियां उसका उत्तरदायित्व क्या है, अपने ऊपर स्वीकार नहीं किया था। और इस आंदोलन को जो कुचलने के लिए सरकार ने क्या दिखाई थी, बड़ी क्रूरता दिखाई थी। जितनी क्रूरता दिखाई, उसने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां, मशीन गंजों के द्वारा गोलियां चलाई गई, उन पर वायुयानों के द्वारा, हेलीकॉप्टरों के माध्यम से उन पर क्या बरसाए गए, बम बरसाए गए। इसके अलावा बंदी बनाए गए जो आंदोलनकारियों को बहुत ही क्रूरतापूर्ण तरीके से उनका क्या किया था, दमन, यानी उन्हें यातनाएं दी। विद्रोही गांव से भारी जुर्माना वसूला, विद्रोही गांव को जला दिया गया, लोगों के घरों को नष्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर जो अपना दमन है उस दमन का नंगा नाच यहाँ पर खेला था।
1942 के अंत तक 60,000 से अधिक कितने 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। पुलिस और सेना की गोलीबारी में लगभग 10,000 से अधिक लोग मारे। तो एक आंकड़ा था, बाकी इससे अधिक भी इसकी जनसंख्या हो सकती है कि और भी ज़्यादा लोग मारे गए। अगली अब कड़ी देखेंगे, इस आंदोलन के अंदर किसने भाग लिया, कौन समर्थन में था, कौन विरोध में था, उसकी हम बात करेंगे। पहले देखेंगे मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की इस आंदोलन में निरपेक्षता की नीति थी, यानी मुस्लिम लीग इससे अलग रहने वाली थी। मुस्लिम लीग के जो प्रमुख थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वे इस आंदोलन से क्या रहे, बिल्कुल अलग रहे, इसमें शामिल नहीं हो, क्योंकि उनका मानना था कि अगर अंग्रेज भारत से चले जाएंगे तो फिर भारत में क्या हो जाएगा, जंगल राज हो जाएगा। इस कारण उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो इस भारत छोड़ो आंदोलन से क्या रहे, अलग रहे। इस कारण मुसलमानों की इसमें भागीदारी नाम मात्र की थी। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे, तब जिन्ना ने क्या किया, जो मुस्लिम लीग अपनी पार्टी उसके द्वारा क्या करवाया, उसको कहा कि मुस्लिम लीग को कहा कि 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया जाए। डेट ध्यान रखना, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था, तो मुस्लिम दिवस जो लीग ने पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया था। इधर अलग दूसरे दल यानी साम्यवादियों की, तो साम्यवादियों ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन को वापस लेने को कहा। क्यों कहा, क्योंकि इस समय तक रूस है वो मित्र राष्ट्रों यानी इंग्लैंड आदि इन देशों की तरफ से जो इस विश्व युद्ध के अंदर शामिल हो चुका था। इस कारण जो साम्यवादी लोग उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। इसके अलावा कम्युनिस्ट, ये तो इससे आगे चल कर के क्या थे, ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे। वैसे कम्युनिस्ट पार्टी का संबंध किससे था, उसका संबंध ही सोवियत संघ से था। तो वो, और सोवियत संघ क्या था, युद्ध के अंदर मित्र राष्ट्रों की ओर से उसमें शामिल था। अब देखें, ये कुछ संगठन थे जिनके बारे में देखा हमने। इसके अलावा हम आगे देखेंगे। अब देखो, इस आंदोलन का जो प्रचार, इसकी क्या थी भूमिका, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो नेतृत्व विहीन ये आंदोलन भारतीय जनता के साथ में क्या था, जनता का जो संघर्ष है, संघर्ष एवं बलिदान का अनूठा उदाहरण था। क्योंकि 9 अगस्त को प्रात ही जो सवेरा होने से पहले ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया, कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तो इसके बाद लोगों ने, नेतृत्वहीन लोगों ने स्वतःस्फूर्त आंदोलन चलाया था, जो लोगों के अंदर इस भावना को दृढ़ करता था तक अब वो किसी भी प्रकार का अत्याचार सहन करने को तैयार नहीं है। यानी अब संपूर्ण भारतीय क्या है, केवल और केवल स्वतंत्रता ही चाहते हैं। इसकी व्यापकता को देखते हुए अंग्रेज ये समझने लगे कि भारत में अब उनका शासन अधिक दिनों तक नहीं चल देगा, यानी अब वो थोड़े ही दिनों के मेहमान हैं और उनको अपना बोरिया बिस्तर अब क्या करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। इसमें विभिन्न वर्ग जैसे युवा लोगों ने एक दूसरे को संदेश पहुंचाया और संपर्क का कार्य किया था। महिलाओं ने भी संघर्ष में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। किसानों आदि सभी वर्गों ने क्या किया, बड़ी वीरता से इस आंदोलन में भाग लिया था। किसानों ने कर नहीं देने का आंदोलन जैसे चलाए थे और इसमें क्या की थी, अपनी यातनाएं सहन की थी, लेकिन सरकारी प्रतिरोध का निरंतर उन्होंने सामना किया था। ये आंदोलन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल आदि स्थानों किसान सक्रिय रहे, लेकिन विशेष रूप से जो उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों ने इसमें बड़ी संख्या के अंदर भाग लिया था। किसानों के अलावा और वर्गों की बात करें तो उसमें जमींदार वर्ग, तो बड़े जमींदारों के अंदर जो दरभंगा के राजा थे उन्होंने क्या की थी, सरकार को सहायता नहीं दी थी। यानी वो किसके प्रति उनकी सहानुभूति थी, इस आंदोलनकारियों के प्रति, और उन्होंने गिरफ्तार लोगों की क्या की थी, मदद की थी। यानी कुछ एक ऐसे जो लोग थे जिन्होंने जमींदार वर्ग के अंदर उन्होंने क्या किया था, क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। अरुणा, सपले, सुचिता क्रमलाल जैसी महिलाओं ने भूमिगत होकर के कार्य किया। जो भूमिगत स्टेशन रेडियो उसका संचालन किया, जिसमें उस समय था जो कांग्रेस की रेडियो चलाने वाले समूह की ये क्या थी, सदस्य। इसकी जो रेडियो चलाने वाला कांग्रेस का समूह था, इसकी ये प्रमुख सदस्य थी, और जिसकी भूमिका भी इस आंदोलन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि राम मनोहर जो लोहिया थे वो नियमित रूप से रेडियो पर क्या करते थे, कार्यक्रम प्रचारित किया करते थे, और इसमें सहयोग करने का काम ये उस समय था जैसी महिलाएं यहाँ पर किया करती थी। अब मजदूर वर्ग की देखेंगे तो मजदूर वर्ग की भूमिका भी इस आंदोलन में सक्रिय थी। उसने हड़ताल में, बहिष्कार, इन सभी कार्यक्रमों के अंदर मजदूर कर्ताओं ने क्या किया था, भाग लिया था। जैसे अहमदाबाद, बम्बई, जमशेदपुर आदि स्थानों पर कारखाने कई दिनों तक बंद रहे। इन लोगों ने क्या की, हड़ताल। अहमदाबाद में लगभग 3.5 महीने तक क्या रहे थे, कारखाने बंद रहे थे। तो इस तरीके से जो भारत का जो सभी वर्ग है उन सभी वर्गों ने क्या किया था, जो इस भारत छोड़ो आंदोलन है इसमें महत्वपूर्ण रूप से क्या किया था, भाग लिया था।
विद्यार्थियों ने इस आंदोलन का संदेश क्या किया था, गांवों गांवों तक घूम करके फैलाता है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता यही है, ये महत्वपूर्ण लाइन है, इसको ध्यान रखना कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता ये है, वो सफलता क्या है कि इसके परिणाम स्वरूप भारत की स्वतंत्रता की मांग अब राष्ट्रीय आंदोलन की प्रथम मांग बन गई, पहली मांग बन गई। अब डोमिनियन स्टेट वगैरह जैसी कोई बात नहीं थी। अब भारतीय लोग क्या चाहेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता। वो अंग्रेजों को भारत में नहीं चाहते थे, अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा। इसके लिए अब वो क्या करेंगे, विवश करेंगे। ब्रिटिश सरकार से अब क्या सत्ता हस्तांतरण पर ही बात की जाने लगी, और किसी बात पर न डोमिनियन स्टेट के लिए, न और किसी सुविधाओं के लिए, या न कोई और नए अधिनियम के लिए किसी प्रकार की अब भारतीयों को चाह नहीं थी। भारतीयों को एक ही चाह थी कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाए, यानी अंग्रेज हमें हमारी सत्ता सौंप दे, हम हमारी सत्ता अब अपने हिसाब से चलाएंगे। और इस स्वतंत्रता के लिए जनता बड़े से बड़ा बलिदान करने को भी अब तैयार हो गई थी। तो इस दृष्टि से अंग्रेज भी बड़े घबरा गए थे, और अंग्रेजों ने ये अपने मन में मान ही लिया था कि अब ज़्यादा दिन तक हम भारत में नहीं रह पाएंगे और जल्दी ही भारतीयों को आज़ादी प्रदान करनी होगी। हालांकि इसमें 5 साल और लग गए, लेकिन फिर भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लोगों के अंदर आक्रोश जगाने में, लोगों को संगठित करने में, और विदेशी शासन का जो प्रतिकार करने की भावना जागृत की थी, उस संघर्ष के लिए उन्हें तैयार किया था। और जिसका कारण, यानी जिस जनता के इस आक्रोश को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम नए टॉपिक के साथ, जिसके अंदर हम देखेंगे वेवेल योजना और शिमला समझौता। धन्यवाद। वेवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन 1945, इसका अध्ययन करेंगे। अब देखो परिस्थितियां क्या थी, उन परिस्थितियों के ऊपर पहले हम बात करेंगे जिनके कारण ब्रिटिश सरकार को ये वेवेल, जो लॉर्ड वेवेल योजना है, इसको लेकर के आना पड़ा था। अब देखो था क्या, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति क्या हो रही थी, दुर्बल यानी कमज़ोर हो रही थी। यानी इस समय, वैसे ये समय 1945 का था जब यूरोप के अंदर दूसरा विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, लेकिन भारत के ऊपर क्या था, जापान के आक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ था। आज़ाद हिंद फौज जापान के साथ भारत की सीमा तक यानी इम्फाल तक आ चुकी थी। इंग्लैंड में लेबर दल का प्रभाव बढ़ रहा था। यानी जो इस समय के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे चर्चिल, जो रूढ़िवादी विचारों के व्यक्ति थे, उनको ये पूरा डर था कि अगले चुनावों में उनकी क्या हो जाएगी, हार हो जाएगी। इस कारण भारत के जो संवैधानिक गतिरोध, उसको वो क्या करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे। यानी कि रूढ़िवादी दल क्या थे, ये दिखाना चाहते थे चुनावों के अंदर कि वो भारत की समस्या के समाधान हेतु क्या है, गंभीर है। इसके अलावा जो विभिन्न जो राष्ट्र हैं, उनकी तरफ से भी ब्रिटिश पर दबाव डाला जा रहा था कि वो क्या करे, भारत का समर्थन करे। इसके साथ साथ में जो ये रूढ़िवादी जो दल है, यानी कंजर्वेटिव पार्टी, वो क्या चाहती थी कि सरकार यानी चाहती थी कि भारतीयों की ऊर्जा को ऐसी दिशा में मोड़ा जाए जहां वो क्या हो, अंग्रेजों के लिए अधिक से अधिक क्या हो, लाभदायक हो। इन सभी कारणों को लेकर के उस समय की जो सरकार थी वो क्या थी, उसने लेकर आई थी, क्या लेकर आई थी, लॉर्ड वेवेल योजना। अब वेवेल योजना के अंदर क्या था, है ना, यानी जब वेवेल योजना ये लेकर के आई थी सरकार, उसका जो संवैधानिक प्रश्न है वो क्या कर दिया जाए, किसी भी तरीके से हल कर दिया जाए। इसके लिए उसने लॉर्ड वेवेल को कहा कि वो भारतीय नेताओं से क्या करे, विचार विमर्श करे, और विचार विमर्श करके क्या करे, समझौते का प्रयास करे। तो जो लॉर्ड वेवेल है 1945 के अंदर जो व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए क्या गया, इंग्लैंड गया। वहाँ जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, और उस समय के जो भारत मंत्री थे एमरी, उनसे क्या की मुलाकात। और वहाँ से वापस भारत आने के बाद में जून 1945 के अंदर उसने योजना प्रस्तुत की। यानी भारत आते ही जून 1945 के अंदर उसने कांग्रेसी नेताओं को क्या कर दिया, जेल से छोड़ दिया था। और इनको जेल से छोड़ने के बाद में एक नई योजना लेकर आया, जिस योजना की क्या थी, मुख्य बातें हम देखेंगे। ये कब योजना प्रस्तुत की गई थी, 14 जून 1945 को। और ये योजना जो वेवेल ने की थी, इसी के नाम पर योजना वेवेल योजना के नाम से जानी गई। इसकी पहली देखेंगे, पहली शर्त क्या थी, गवर्नर जनरल की जो नई कार्यकारिणी परिषद है उसका क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा।
यानी जो गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद तो पहले से थी, लेकिन उसका क्या किया जाएगा, पुनर्गठन किया जाएगा, जिसके अंदर क्या है, सभी दलों को क्या दिया जाएगा, प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। लेकिन इसमें ये चीज़ थी कि मुसलमानों और जो सामान्य हिंदू उनकी संख्या क्या थी, बराबर थी। यहीं से इसकी मुख्य समस्या उठ खड़ी होती है। यानी जो ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों को सांप्रदायिक आधार पर निरंतर तोड़ती जा रही थी और लॉर्ड वेवेल ऐसी परिस्थितियां तैयार कर देते हैं जिसके कारण जिन्ना मजबूत होते जाते हैं और भारत के विभाजन की यहाँ से आधारशिला क्या होती है, रख दी जाती है। इस कार्यकारिणी परिषद के अंदर क्या कहा गया कि सभी विभाग भारतीयों के पास होंगे, सिर्फ 2 विभाग यानी गवर्नर जनरल और जो सेना अध्यक्ष है उनको छोड़ करके शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे और इनके पास जो यानी प्रतिरक्षा का जो विभाग है वो किसके हाथ में होगा, गवर्नर जनरल के हाथ में होगा। दूसरी शर्त क्या थी, प्रांतों में मिलीजुली उत्तरदायी सरकारों की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी और ये पुनर्गठित जो परिषद है 1935 के भारतीय अधिनियम उसके अंतर्गत क्या करेगी, एक अंतरिम सरकार के जैसा परिषद कार्य करेगी। साथ में ये कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है वो क्या करेगा, उसका निषेधाधिकार हालांकि समाप्त नहीं होगा, लेकिन वो क्या करेगा, इसका बिना किसी कारण के वो अब प्रयोग नहीं करेगा। प्रांतों के अंदर जो मिलीजुली उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की जाएगी और साथ में क्या किया जाएगा, इसके लिए एक संयुक्त बैठक राजनीतिक दलों की आयोजित की जाएगी और जो उनको क्या करेंगे, इस जो कार्यकारिणी के लिए क्या करेंगे, अपनी तरफ से नाम देंगे। अगर वो नाम दे एक मत नहीं हो सकते तो अलग अलग सूचियां उनसे क्या की जाएगी, मांगी जाएगी। साथ में जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि इन प्रस्तावों का भारत के भावी संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत का संविधान संवैध भारतीय, बाद में संवैध भारतीय, बाद में कब, उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान है जब ब्रिटेन को निर्णायक रूप से जीत प्राप्त हो जाएगी द्वितीय विश्व युद्ध में, तब वो क्या करेगी, भारत के जो संविधान है उसको निर्माण की जो आवश्यक प्रक्रिया उसको क्या कर लेगी, प्रारंभ कर देगी। अब ये सारी बातें थी, इसकी शर्तें इसके अंदर रखी गई थी। इसके अलावा भारत के अंदर जो ब्रिटेन के वाणिज्यिक और जो अन्य हित है उसके लिए क्या किया जाएगा, एक उच्चायुक्त की नियुक्ति का भी इसमें प्रावधान किया गया था। तो इस वावेल योजना पर क्या किया, विचार विमर्श करने के लिए वायसराय वेवेल ने भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन 25 जून 1945 को कहां पर बुलाया था, शिमला के अंदर इसके लिए क्या किया गया, एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। वेवेल ने 14 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद का इसमें क्या रखा, प्रस्ताव, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग को क्या देने थे, 5 सदस्य। अब यहाँ ध्यान रखने होगी थी, पहले बात ये थी कि इसमें मुसलमानों और कांग्रेस के अंदर जो यानी हिंदुओं और मुसलमानों को क्या किया, 5 सदस्य होने थे। यानी इसके अंतर्गत जो लॉर्ड वेवेल है उसने जो कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ सवर्ण हिंदुओं की एक परिषद है वो गठन करने, उसे घोषित करने का क्या किया गया था, प्रयास किया गया था। अब ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस ने हालांकि विरोध किया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस की तरफ से जब मौलाना अब्दुल कलाम का नाम देना चाहा, जो कौन थे, मुस्लिम, तो जिन्ना ने इसका क्या किया, विरोध किया और जिन्ना ने कहा कि समस्त मुस्लिमों का नाम मुस्लिम लीग द्वारा ही मनोनीत करेगी। यानी उसने कहा था कि वो मुस्लिम लीग क्या है, मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है, इसके अलावा मुसलमानों का कोई नाम नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का नाम कौन देगी, मुस्लिम लीग ही देगी। और दूसरी तरफ उसको जिन्ना को ये डर भी था क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग के अंदर और भी अनुसूचित जातियां, सिख, ईसाई आदि प्रतिनिधि होंगे, जिसके कारण मुसलमानों की संख्या केवल क्या रह जाएगी, 1/3 रह जाएगी। यहाँ तक कि लॉर्ड वेवेल जब पंजाब के संघवादी दल के नेता खिजर हयात खां को कार्यकारिणी में लेना चाहते थे तो जिसका भी क्या किया था, जिन्ना ने विरोध किया। यानी इसके अंदर गवर्नर जनरल ने क्या कर दिया, जिन्ना को एक प्रकार से वीटो का अधिकार दे दिया था। यानी जैसे ही जिन्ना ने विद्रोह किया, यानी शिमला सम्मेलन के निर्णय को मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकृत किए जाने पर शिमला सम्मेलन को वायसराय वेवेल ने क्या कर दिया, समाप्त घोषित कर दिया। इस तरीके से अंग्रेजों द्वारा एक तरीके से उसको क्या दे दिया गया, वीटो का अधिकार दे दिया गया और इसी कारण जो मुस्लिम लीग है उसकी जो महत्वाकांक्षा वो बढ़ती ही गई। यानी क्या हुआ, मुस्लिम लीग का जो अड़ियल रूप था उसके कारण लॉर्ड वेवेल ने क्या कर दिया, इस सम्मेलन को समाप्त घोषित कर दिया। यानी इस सम्मेलन के विफल होने की क्या कर दी, घोषणा।
इससे प्रभाव क्या बना, इससे मुस्लिम लीग के वो पहले के मुकाबले क्या हुई, ज़्यादा सशक्त बनकर आई, जिसका नतीजा आगे होने वाले आम चुनावों के अंदर भी नजर आया था। इधर 1945 के अंदर इंग्लैंड के चुनाव हुए और वहाँ के रूढ़िवादी दल हार गया और श्रमिक दल की वहाँ सरकार बनी। यानी श्रमिक दल के कौन बन गए थे नेता या प्रधानमंत्री बने थे, क्लीमेट एटली। शिमला सम्मेलन की असफलता के बाद क्या हुए, भारत में चुनाव हुए। यानी वहाँ जब नए प्रधानमंत्री थे क्लीमेट एटली, उनका पहला लक्ष्य यही था कि भारत के अंदर क्या करवाया जाए, चुनाव करवाए जाए। इस कारण जनवरी 1945 में उन्होंने क्या करवाए, भारत में चुनाव करवाए। इसमें कांग्रेस ने क्या किया, गैर मुस्लिम सीटों पर अधिकार कर लिया। यानी जो केंद्रीय विधानमंडल थी उसमें 102 सीटों में से 57 पर क्या हुई, कांग्रेस विजय रही। यानी सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों को के सभी मत लगभग कांग्रेस को प्राप्त हुए। और मुसलमानों के लिए जो आरक्षित सीटें थी 30, वो क्या थी, सभी की सभी 30 सीटें मुस्लिम लीग ने जीत ली। इससे मुस्लिम लीग का इस क्षेत्र में क्या हो गया, प्रभाव बढ़ गया था। यानी अब मुस्लिम लीग अपने खुद को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि सिद्ध करने में क्या हुई, सफल रही थी। लेकिन उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत है वहाँ की क्या सीट हुई थी, वहाँ की सीट भी क्या हुई थी, मुस्लिम लीग को, मुस्लिम सीट किसको हुई, कांग्रेस। यानी उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत था और असम था, वहाँ कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में क्या हुई थी, उभर कर सामने आई थी। तो इस तरीके से इस चुनावों का नतीजा था। और इस नतीजों के बाद में मुस्लिम लीग ने खुद को मुसलमानों का और भी ज़्यादा प्रतिनिधि घोषित करना प्रारंभ कर दिया था। हालांकि 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों के अंदर किसने, कांग्रेस ने सरकारें बनाई थी, जबकि मुस्लिम लीग की सरकार सिर्फ 2 प्रांतों बंगाल और सिंध में ही बनी थी। पंजाब में फिर से जो यूनिस्ट पार्टी के नेता थे खिजर हयात का, उनके नेतृत्व में मिलीजुली सरकार का क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो इस पार्ट में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे नौसेना विद्रोह के बारे में। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वीडियो के अंदर कुछ आवाज़ या क्वालिटी में कुछ अंतर आया होगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे नौसेना विद्रोह जो फरवरी 1946 में हुआ था। इसमें नौसेना विद्रोह के कारण, नौसैनिकों की प्रमुख मांगे और इससे संबंधित प्रमुख घटनाक्रम और इसका पटाक्षेप किस तरीके से हुआ था। इसके बाद में हम देखेंगे दूसरा इसमें पॉइंट, कैबिनेट मिशन जो 1946 में ही आया था, क्यों आया था, उसके क्या कारण थे, उसकी क्या प्रतिक्रिया रही और कैबिनेट मिशन की क्या योजना थी, यानी उसके प्रस्ताव क्या थे। इन सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो बात क्या हुई, 18 फरवरी 1946 को तलवार नामक जहाज के क्या कर दिया, भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अब देखो इस विद्रोह की शुरुआत वहाँ से होती है जब ब्रिटिश सरकार जो लाल किले के अंदर आज़ाद फौज के सैनिकों पर क्या चलाती है, मुकदमे चलाती है। इन मुकदमों को कारण एक विरोधों की क्या हो जाती है, एक पूरी श्रृंखला ही खड़ी हो जाती है, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कलकत्ता से होती है। लेकिन 18 फरवरी 1946 को इसी कड़ी के अंदर बम्बई के अंदर क्या किया, जो रॉयल इंडियन नेवी है उसके क्या करते हैं, नौसैनिक इसमें क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। अब इसमें विद्रोह के बहुत सारे कारण थे, यानी कई सारे कारणों को लेकर के यहाँ के जो रॉयल इंडियन नेवी के जो नाविक थे उन्होंने क्या कर दी थी, विद्रोह की शुरुआत कर दी। उन्होंने अंग्रेजों के जातीय व्यवहार, यानी अंग्रेज जो सैनिक है वो भारतीयों के साथ प्रजातीय आधार पर क्या करते थे, भेदभाव, जिनसे सैनिक बड़े ही क्या थे, कुपित हुए थे, गुस्सा हो गया था सैनिकों के अंदर। इसके अलावा उन्हें खराब भोजन दिए जाने से भी भूख हड़ताल कर दी। जो भारतीय सैनिक थे प्रजातीय भेदभाव के साथ साथ में उन्हें यूरोपीय जो सैनिक थे उनके मुकाबले खाना भी सही नहीं दिया जाता था। यानी उन्होंने लिखा था कि उन्हें ऐसा खाना दिया जाता है जो जानवर भी नहीं खा सकते, यानी जानवरों से बदतर उन्हें रोटी और दाल दी जाती थी। इसके बारे में उस समय का जो सैनिकों का अगर आपको लेटर देखना है तो मेरा दूसरा चैनल है कबीर क्लासेस 58, उसके अंदर जो कक्षा 8 के जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं
जो सामाजिक विज्ञान के, उसमें जाकर के आप देख लीजिए, उसमें पूरा वो पत्र भी आपको दिया हुआ है। तो इन सभी बातों को लेकर के क्या कर दिया, भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और इधर दूसरे विश्व युद्ध के अंदर भी और उसके बाद की जो घटनाएं थी, उस घटनाओं का भी भारतीय राजनीतिक परिदृश्य के अंदर विशेषकर नौसैनिकों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। और इसी कारण वो लोग क्या हो गए, अनंत आंदोलन की ओर अग्रसर हो गए थे, क्योंकि युद्ध काल के अंदर अधिक संख्या में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को सैनिकों की आवश्यकता थी। इस कारण बहुत सारे उसमें ऐसे लोग ले लिए गए थे जो असैनिक वर्ग से संबंधित थे। तो इन असैनिक वर्ग के जो लोग थे, इन्होंने ही क्या कर दिया, नौसैनिकों के अंदर जो राजनीतिक चेतना है उसको क्या कर दिया, जगा दिया। और फिर उनकी जब वो दयनीय स्थिति है, तो इनसे रोष फैलना उसमें क्या था, स्वाभाविक ही था। अब तो क्या था, कई जहाज़ों पर भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो लिखा हुआ था। तो सबसे पहले देखो, INS तलवार के लोगों ने जब विद्रोह किया, किसके लिए, खराब भोजन को लेकर, जातीय भेदभाव को लेकर, कम वेतन को लेकर। इसके अलावा अंग्रेज लोग क्या करते थे, भारतीयों के चरित्र पर भी गलत टिप्पणियां किया करते थे। इन सभी को लेकर के जो HMIS, कौन सा जहाज, HMIS तलवार नामक जहाज के 1100 जो नौसैनिक थे, उन्होंने 18 फरवरी 1946 को क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और इस जहाज की दीवारों के ऊपर एक नाविक थे, BC दत्त, जिन्होंने क्या कर दिया, जो जहाज था इसका तलवार, इसकी दीवारों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा लिख दिया। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया था, इनको गिरफ्तार कर लिया था, BC दत्त को। तो इन्होंने जब हड़ताल की 18 फरवरी 1946 को, तो नौसैनिकों की यह मांग थी कि BC दत्त को क्या किया जाए, रिहा कर दिया जाए। और भी जो जहाज थे उनके ऊपर भी अंग्रेजों भारत छोड़ो ऐसे नारे लिखे गए। और बहुत भी जो सैनिक थे, जो फोर्ट बैरक के सैनिक थे, कैसल के सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह किया। और यहाँ के साथ साथ कराची, मद्रास और जो कलकत्ता के नाविक है, उन्होंने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अगले दिन बम्बई के 22 जहाज़ों में ये हड़ताल फैल गई। यानी यहाँ भी इसके बाद बम्बई के, और फिर मैंने आपको बताया कि जैसे कराची, मद्रास वहाँ के, और विद्रोह ने जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एक को, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के क्या लगाए, नारे लगाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इन जो विद्रोही सैनिकों ने यूनियन जैक की जगह कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका झंडा लगा दिया। यानी यूनियन जैक को उतार करके उसकी जगह इनके झंडे लगा दिए। और इधर हड़तालियों ने, यानी क्या था, विद्रोही जो नौसैनिक थे, उन्होंने अपनी मांगों को क्या करते थे, सरकार के समक्ष रखने के लिए MS खान के नेतृत्व में क्या किया था, हड़ताल समिति का भी गठन किया था। इधर क्या था, नौसैनिक थे, उन्हें संपूर्ण भारत में जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा था। इनकी प्रमुख मांगे में भारतीय नौसैनिकों को क्या दिया जाए, अच्छा खाना दिया जाए, उनका वेतन क्या हो, अंग्रेजों के समान हो। और इसके अलावा जो आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिकों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर क्या चलाया जा रहा, मुकदमा चलाया जा रहा, उनको क्या किया जाए, रिहा किया जाए, यानी उनको क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। इसके अलावा जो इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों को भी क्या बुलाया जाए, वापस बुलाया जाए। यानी जो सेना, भारतीय सेना इंडोनेशिया के अंदर लड़ने के लिए भेजी गई है, उसके सैनिकों को भी क्या बुलाया जाए, वापस बुलाया था। तो ये महत्वपूर्ण मांगे थी जो किसने की थी, उस समय के नौसैनिकों ने की थी। इस विद्रोह के अन्य बंदरगाह और जहाज़ों पर भी फैल गया, जिसमें लगभग 20,000 नौसेना के लोग इसमें क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे। अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या था, जो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, इसका दमन करने का प्रयास किया था, है ना। तो जिसके अंदर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि साई बेड़े के जो जहाज है वो बम्बई की ओर जा रहे। कौन सा, जो जिसने क्या किया था, ये विद्रोह की शुरुआत की थी। तो इस कारण एक व्यक्ति आया था जो इनका दमन करने के लिए, वो था एडमिरल ग्राडफे। उसने नाविकों को कड़ी चेतावनी दी और जो सेना ने क्या कर दिया, विद्रोही जहाज़ों को चारों तरफ से घेर लिया और उनके ऊपर से बम वर्षक विमान भी उड़वाए गए। और इसके अलावा उस समय की जो खुफिया रिपोर्ट है, तो वो भी आप देख सकते हो कहाँ, जो मैं कबीर क्लासेस 58 के ऊपर मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो अपलोड किया है, कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का, NCERT का, उसमें आप देख ले, वो पत्र भी है। अब देखो, ऐसी स्थिति के अंदर ब्रिटिश सरकार पूरी दमन पर उतर आई और इधर स्थिति बिल्कुल ही क्या हो रही थी, विस्फोटक
होती जा रही थी, क्योंकि इनको चारों ओर से घेर दिया। ऐसी विपरीत स्थिति के अंदर बंबई के नागरिकों ने भारतीय नौसैनिकों का क्या किया, समर्थन करते हुए उन्हें भोजन, वस्त्र आदि की उनके लिए क्या की थी, व्यवस्था की थी। अब 22 फरवरी 1946 को बंबई की जो इनके समर्थन के अंदर जो मजदूरों ने क्या कर दी, बंबई की मिलों को बंद कर दिया था। अब मजदूर और नागरिक इन क्या नौसैनिकों के समर्थन में क्या आगे हड़तालों पर उतर आए थे। तो स्थिति बड़ी विकट हो जाती आ रही, विस्फोटक हो रही थी। तो विस्फोटक होती स्थिति में सरदार पटेल ने क्या किया, हस्तक्षेप किया और उन्होंने नौसैनिकों से कहा कि वो क्या कर दे, आत्मसमर्पण कर दें। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना ने भी विद्रोह से आत्मसमर्पण की अपील की, लेकिन उन्होंने केवल मुसलमान नाविकों से की थी, सबके लिए नहीं थी। जबकि सरदार पटेल ने सभी नाविकों से ऐसा करने को कहा और साथ में उन्होंने नाविकों, विद्रोही जो नौसैनिक थे, उनको आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल उनके खिलाफ कोई बदले की कार्रवाई नहीं होने देगी। लेकिन इस जो मांग को क्या की, अपने आश्वासन को वो निभा नहीं सके, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने आत्मसमर्पण करने पर इनके खिलाफ क्या की थी, गिरफ्तार करके कार्रवाई भी की थी। तब क्या होता है, 24 फरवरी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो होते उनकी मांग पर 24 फरवरी 1946 को विद्रोही ने ये कहते हुए आत्मसमर्पण कर दिया कि हम क्या थे, हम भारत के समक्ष समर्पण कर रहे हैं और ब्रिटेन के समक्ष नहीं। यानी हम जो राष्ट्रीय नेता, भारत के जो राष्ट्रीय नेता, उनके सामने समर्पण कर रहे हैं, न कि ब्रिटिश सरकार के सामने। तो इस तरीके से ये राष्ट्रीय नेताओं के आह्वान के कारण क्या हो गया था, जो नौसैनिक विद्रोह है वो क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। लेकिन इस विद्रोह को लेकर भी अलग अलग मत है। जैसे मैं आपको बताऊं था किसका क्या, तो महात्मा गांधी जी की बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी का इससे विपरीत अलग ही मत था। उन्होंने कहा था कि भारत के लिए एक गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कौन, ये विद्रोही नाविक। इस कारण उन्होंने विद्रोही नाविकों की क्या की, निंदा की। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इस विद्रोह की क्या की थी, प्रशंसा की थी। उन्होंने बताया था कि सेना और आम जनता के बीच की जो लोह दीवार है उसको अब क्या हो गया, तोड़ने का इसने महत्वपूर्ण काम किया। तो इस तरीके से ये सबके अलग अलग विचार थे। अगला हमारा जो पॉइंट है वो कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर। अब देखो कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर ये भारत में क्यों आया, इसके बारे में हम देखेंगे, है ना। अब देखो अंग्रेज अब भारत में सेना पर विश्वास नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इस सेना ने जो हमने देखा 18 फरवरी 1946 को विद्रोह कर दिया था। इस कारण अब तक जिस सेना के बलबूते पर अंग्रेज अपना शासन चला रहे थे, भारतीयों का दमन कर रहे थे, वही सेना अब इनके बस में नहीं रही थी। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज अब इन सैनिकों के बल पर भारत के अंदर नहीं रह सकते थे। तो ऐसी स्थिति उनके लिए बहुत ही बड़ी खतरनाक थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसे अगर भारत में रहना है तो सेना के साथ साथ में भारतीय नौकरशाही उसका भी क्या करना पड़ेगा, यूरोपीयकरण करना पड़ेगा, या तो फिर उन्हें क्या करना पड़ेगा, भारत छोड़ करके वापस जाना होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की स्थिति भी ठीक नहीं थी, अच्छी नहीं थी। अब वह विश्व की क्या बन चुकी थी, तीसरी शक्ति बन चुकी थी। इससे पहले इंग्लैंड विश्व की शक्तिशाली शक्ति, लेकिन अब सर्वोच्च शक्ति कौन बन चुकी थी, अमेरिका। और दूसरे नंबर पर था कौन, रूस। अमेरिका और रूस के बाद तीसरे नंबर की शक्ति कौन बन गया था, इंग्लैंड। तो इस कारण विश्व स्तर पर भी इसकी स्थिति में क्या आई थी, गिरावट आई थी। तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की सरकार ने भारत की जो समस्या उसको हल करने के लिए एक मंत्रिमंडल, शिष्टमंडल, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता, इससे क्या किया था, भारत भेजा था। अब देखो ये था क्या, जब जनवरी 1946 के अंदर वायसराय जो वेवल था उसने भी घोषणा की थी कि भारतीय नेताओं की कार्यकारिणी समिति और एक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन करने के लिए क्या है, ब्रिटिश सरकार इच्छुक है। और कांग्रेस ने भी वायसराय की इस घोषणा का स्वागत किया, जबकि मुस्लिम लीग ने कोई भी सहयोग, सिर्फ पाकिस्तान के निर्माण की शर्त पर दिया। अब देखो दोनों के बीच में संकट हो रहा था। और इसी दरमियान जो 16 फरवरी 1946 को जो हमने ऊपर देखा, ऐसी घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कर दी थी। अब इस प्रधानमंत्री जो एटली ने इसकी घोषणा करने के बाद में ये मंत्रिमंडल सिस्टम यानी कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को कहाँ पहुंचा, दिल्ली पहुंचा। और इसके कितने सदस्य, 3 सदस्य। पहले पैट्रिक लॉरेंस भी क्या, जो उस समय क्या थे, भारत सचिव थे। दूसरे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो उसमें क्या थे, बोर्ड ऑफ ट्रेड के क्या थे, अध्यक्ष थे। तीसरे एवी अलेक्जेंडर, जो क्या थे, उस समय के लिए क्या थे, नौसेना के मंत्री थे।
तो इस तरीके से ये तीनों सदस्यों के नेतृत्व में क्या किया, तीनों सदस्यों के नेतृत्व में ये कैबिनेट मिशन भारत भेजा था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे पैट्रिक लॉरेंस। अब देखो कैबिनेट मिशन भारत में आया, भारत आकर इस मिशन ने सबसे पहले 3 सप्ताह तक किससे बातचीत की, भारत के जो गवर्नर थे विभिन्न, इसके अलावा जो विभिन्न बोले जो प्रांतों के गवर्नर थे उनसे, राजाओं से, नवाबों से, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य जो राजनीतिक पक्ष है उन सभी पक्षों से इसने क्या किया था, बड़ा ही विस्तारपूर्ण विचार विमर्श किया था। इसके अलावा जो कैबिनेट मिशन था उसने सभी मुद्दों पर क्या किया था, सहमति बनाने के लिए अंतिम प्रयास के तहत उसने शिमला में दूसरा शिमला सम्मेलन भी बुलाया था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के 3-3 सदस्य क्या हुए थे, इसमें शामिल हुए थे। लेकिन इस सम्मेलन में भी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए थे। अब तो क्या था, जब भारतीय राजनीतिक दल किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे, तब ऐसी स्थिति के अंदर कैबिनेट मिशन ने यानी 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने वायसराय और ब्रिटिश मंत्रिमंडल से सलाह करके अपना जो योजना है, अपना प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को क्या कर लिया था, प्रस्तुत किया था, जिसके प्रमुख प्रावधानों को हम देखेंगे। तो इसका प्रावधान था कि एक भारतीय संघ की स्थापना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। 1935 के अधिनियम में भी थी लेकिन गठन नहीं हुआ इस पर। तो एक भारतीय संघ जिसमें ब्रिटिश भारत क्या होगा, कौन कौन होगा, जिसके अंदर कौन कौन शामिल होगा, ध्यान से देखना, ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतें यानी संपूर्ण भारत का एक है। इस संघ के पास प्रतिरक्षा, विदेशी संबंध और संचार व्यवस्था का क्या रहे, उत्तरदायित्व रहे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें दोनों को क्या करना था, शामिल होना था। ठीक है, ये विषय मतलब केंद्र के अधीन इस संघ मतलब जो केंद्र के अंदर जो सरकार गठन होगी, इसके प्रांतों को पृथक समूह बनाने का अधिकार था। ये हालांकि इसकी क्या थी, कमजोर कड़ी थी, जिसके अंदर कहा गया तो प्रांत क्या करेंगे, अपने लिए अलग से क्या बनाएंगे, संविधान का निर्माण करेंगे, इसके लिए अलग समूह बनाएंगे। इसके लिए बाद में जाकर के 3 समूह के गठन, समूह क, समूह ख और समूह ग के अंदर विभिन्न सभी प्रांतों को क्या किया जाता है, अलग अलग समूहों के अंदर इनको बांट दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है संविधान निर्माण के लिए क्या किया जाएगा, एक संविधान सभा का गठन। तो बहुत महत्वपूर्ण, जो संविधान सभा उसका गठन भी किसके द्वारा किया गया, इस कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही संविधान जो निर्मात्री सभा उसका गठन किया गया। इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान प्रांतीय जो विधानसभाओं द्वारा क्या किया जाए और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाए। तो इस प्रकार से प्रांतों के आधार पर प्रांतीय जो विधानसभाएं थी, इन्होंने 10 लाख की जनसंख्या पर अलग अलग प्रतिनिधि चुने। इसके अलावा जो देशी रियासतें थी, उन रियासतों को क्या करना था, अपने प्रतिनिधि क्या करने थे, मनोनीत। तो इस प्रकार जो कुछ संविधान सभा के अंदर कुल 300 जो 89 उस सदस्यों का क्या किया जाना था, चुनाव, इसकी घोषणा 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 292 जो सदस्य वो ब्रिटिश भारत के होंगे, 93 यानी 93 जो सदस्य होते देशी रियासतों के होंगे, जबकि 4 सदस्य वो चीफ कमिश्नरी जो प्रांत है वहाँ से होंगे। और इसके अलावा इसमें इसकी जो सदस्यों की जो सीटें हैं वो प्रत्येक जो समुदाय था उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में क्या की जाएगी, आवंटित की जाएगी। और कैबिनेट मिशन ने केवल 3 समुदायों को इसमें मान्यता दी थी, जिसमें मुस्लिम, सिख और तीसरा समुदाय था सामान्य, जिसमें कौन, हिंदू भी शामिल थे। अब अगला पॉइंट देखेंगे, चौथा, केंद्र में एक अंतरिम सरकार की क्या की जाएगी, इसका स्थापना की जाएगी, यानी इंटरनिम जो गवर्नर है उसकी क्या की जाएगी, केंद्र के अंदर स्थापना की जाएगी। जो एक इस जो कैबिनेट मिशन है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था, यानी जो नया संविधान है वो बनेगा, उसमें कितना समय लगेगा, तो उसके बनने तक सभी राजनीतिक दल हैं वो अपनी सहमति पर आधारित क्या करें, एक अंतरिम सरकार का गठन करें, है ना। इसमें सभी जो प्रमुख राजनीतिक दल है वो क्या हो, शामिल हो। तो इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। तो कांग्रेस ने इस कैबिनेट मिशन को, यानी सबसे पहले तो मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार किया, क्योंकि मुस्लिम लीग को लग रहा था कि कांग्रेस जब इसको स्वीकार नहीं करेगी तब अंतरिम सरकार बनाने के लिए वायसराय उन्हें आमंत्रित करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को इस योजना को मात दे दी और कांग्रेस ने क्या किया, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो इसके कारण मुस्लिम लीग ने बाद में क्या कर लिया, इससे अपनी जो स्वीकृति है उसे वापस लेकर के जो सीधी कार्रवाई बनाने के हेतु मुसलमानों का आह्वान किया। और इसी के साथ जो भारत का विभाजन है उस विभाजन अब जरूरी हो गया था। तो इस तरीके से हमने देखा इन दोनों पॉइंट्स के बारे में।
और गांधी जी की बात कर ले तो गांधी जी भी कैबिनेट मिशन योजना से पूरी तरीके से सहमत थे, क्योंकि गांधी जी ने ये कहा था कि ये योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में क्या है, सबसे उत्कृष्ट योजना है। उसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से क्या हो सकती थी, मुक्त हो सकती थी। तो कैसा लगा ये पार्ट, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।